बॉस ने ऐलान किया था कि जो लड़की मेरे बेटे से शादी करके एक रात गुजारेगी, मैं उसे लाखों रुपए दूंगा। मेरे पिताजी का ऑपरेशन होना था, इसलिए मैंने हाँ कह दी। तो वहाँ की लड़कियां कहने लगीं, पागल मत बनो, वह इंसान पागल है, इसलिए कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करती। मगर मैं मजबूर थी, और जब मैं शादी करके उसके कमरे में गई तो उसे देखकर मैंने फौरन भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि वह तो आज मेरी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी, वह दूसरी शादियों से जरा अलग थी। यह शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी, मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे मेरा स्वागत करने के लिए। वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। आने वाले वक्त के डर से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था, और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी, और इससे शादी मत करो, वह पागल है, अरे वह तो साइको है, अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूखा जा रहा था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट सी गई। वह आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थीं, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना घूंघट हटा दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी, तो मैं चौंक उठी, और उसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा, और देखता ही रह गया। और ना जाने उसे क्या हुआ, वह एकदम से उठकर कमरे की टेरिस पर चला गया। दोस्तों, मेरा नाम सोना है, और मैं गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई भी है। भाई बहुत छोटा है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जबकि मैं इंटर करके कानपुर के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थीं जो गरीब फैमिली से हों। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों की लड़कियाँ पढ़ने आती थीं, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरे कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी, और अब यूनिवर्सिटी में भी मैं किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था, उनके साथ कभी कभी स्टडी डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों मैं दिल्ली से एक लड़का करण माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा होने लगी। वह बहुत हैंडसम था, और हर लड़कियां से बात करने की तमन्ना उससे रखती थीं। मैंने भी जब पहली बार उसे देखा तो अपना दिल दे बैठी। लेकिन वह तो ऐसा चांद था जिसे मैं छेड़ने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन नहीं भी कर सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैं फीलिंग्स को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब अपने ग्रुप बने तो करण मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार करण मेरे नोट्स भी बना देता, बहुत तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता था। इसमें असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता था, जबकि किसी और लड़की से वह बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे कहने लगीं कि करण तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस करण के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था, और वह कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह मोहल्ले की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, और मैं एक तबके से ताल्लुक़ रखती थी। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ना हुई। ना मैंने कभी करण से अपने प्यार का इजहार किया, और ना ही कभी करण ने मुझे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज करण नहीं आया। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने बहुत इंतज़ार किया कि मैं आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने वह क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था।
कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी और आज आखिरी दिन भी वह ना मिल सका। मैं घबराए दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बड़ा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान उतारने में ही गुजर गया, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसी करवट ली, ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक आ गया और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही, साथ ही साथ टेस्ट के दौरान पता चला कि पिताजी के वाल्व बंद हैं और दिल की मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते। वक्त तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा। पिताजी अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। वह बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझे चोरी से वह काम पर चले गए तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पिताजी खुद ही कहने लगे कि अब जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वह ख़त्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वह भी थोड़ी थोड़ी करके ख़त्म होने लग गई। हमने घर भी बदल लिया, एक कम किराए पर छोटा घर ले लिया। हमारे घर का हाल देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि वह काम करेगा। तो मुझे ही बाहर निकलना पड़ा। पहले तो पिताजी की सब्जी की रेडी निकाल के घर के बाहर लगा दी। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा ताज़ा सब्जी लेकर आती और घर के बाहर रखकर बेच दिया करती। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारे घर के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? इसलिए मैंने नौकरी करने का फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और पिताजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और ही सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटी की वजह से वह सब अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैं अगले दिन अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसमें नौकरियों के ऐड देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया, लेकिन पूरा एक महीना नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू के लिए कॉल आई। मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले से ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और यह इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन दिनों में एक जगह पर नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। फ़ौरन ज्वाइन कर लिया। मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, मिस सोना, जितना अच्छा आप काम करती हैं, इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है क्या? बॉस ने मुझसे सवाल किया तो मैं थोड़ा घबरा गई कि हाँ बोलूं या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वह कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें। तो उसने कहा, तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी और पूछा, कैसे? वो हंसते हुए कहने लगे, मिस सोना, अब आप समझदार हैं, समझ सकती हैं, इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती हैं। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे काम पर। ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वह कमीना बस मुझे आवाज़ ही देता रहा। क्या मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप पर इतना लाचार और बेमोल लग रहा था कि दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर इसी तरह भी मकसद
सड़क किनारे चलती रही। लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था ना। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ सोना, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दी। माँ ने मुझे अपने साथ गले लगा लिया। वह कहने लगी, बेटा, अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समस्या दोनों से काम लेना होगा। माँ ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से जवाब देने लगी लोगों को। जल्दी मेरी किस्मत से पहले मुझे एक एमके एंटरप्राइज में नौकरी मिल गई। नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी और पिक एंड ड्रॉप की भी सुविधा थी। मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थीं। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था। लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा। शायद वह ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने को मिला। बॉस ने कहा कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो मैं उसे बहुत बड़ी कीमत दूंगा। मुझे बॉस की बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में ऐसा क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बार बार यह बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाएं तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा यह सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कर दी। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुए। रविवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया गया। मैं घर आकर माँ से बात की तो माँ बात सुनते ही शौक में चली गईं, मुझसे खफा हो गईं। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग न था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना कर दिया। लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात तो मुझे इन पैसों का लालच था जिसे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नज़र नहीं आ रहा था। माँ पिताजी एक दो दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से निकल चुकी थी। इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन भी आ पहुंचा। फंक्शन में हमारी शादी हो गई। मैं अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन उनका नाम सुनकर तो मैं चौंकी जरूर थी। लेकिन उस नाम के तो बहुत से लोग होते हैं। अभी वह करण तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। उसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि यह तो ना जाने कौन पागल और साइको था। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। मैंने कमरे में देखा तो मेरी हैरत की सीमा न रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने करण की तरफ देखा, जो बड़ी गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मुझे शर्म आ जाती है, लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम ऐसे होते जा रहे हो, क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है। मेरी बात सुनकर करण ने गहरी सांस ली और वह कहने लगा, मैं जब दिल्ली से माइग्रेट होकर कानपुर यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में इंटर होते ही मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक और पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था।
दुपट्टा उड़ा हुआ था और सीधी सादी प्यारी सी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थीं, लेकिन वह सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थीं। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया, और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। और यह सोच आती ही एक सुकून सा दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझे शादी का प्रेशर बढ़ने लगा। दरअसल कानपुर से पापा ने मुझे बुला लिया था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह अपनी ही जैसे किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता करवाना चाहते थे, जिससे वह अपने बिजनेस को चार चांद लगा सकें। मैं बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन तुमसे मिलने यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ सकता था। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी शादी धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे शादी कर ली, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए बोलती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती, वह मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता, और फिर एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट में से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया। लेकिन वहां से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत नर्वस हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढूं। इन्हीं दिनों मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वह मुझे किसी कंसर्ट में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बार बार तंग ना करो। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा, और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना व्यवहार ठीक करना होगा, वरना बिजनेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी शादी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए बहुत कुछ समय भी दे दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्दी वह हमारी शादी पक्की कर दें। लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर आऊं जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटे, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद पापा को मेरी चिंता होने लगी। वह मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनके साथ की ज़रूरत नहीं थी। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, तब तो बिजनेस जमाने की फिक्र में लगे रहते थे। मेरा यह रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, ना ही मुझे अभी शादी करनी है। मुझे कुछ वक्त दें। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभालने के लिए वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। वह मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुला लेते ताकि मैं खुश रहूं। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम ढूंढने में कामयाब हो गए 1 महीने के अंदर, तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मानकर मैं तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया, वहां से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वह गलत था। पापा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता ही ना चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी ना थी और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ, पापा ने मुझसे पूछा, तो मैं हारे हुए अंदाज में पापा से कहने लगा, वह जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैं इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना।
मैं उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। रविवार के तहत मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंक जरूर गया था, मगर सोना नाम की लड़कियां ना जाने कितनी इस दुनिया में होंगी, मैं ये सोच रहा था। और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा हुआ था, इसी तरह हमारा नसीब जुड़ना था। और देख लो, आज हम एक हो गए। करण ने कहते हुए अपना हाथ आगे किया, तो मैं भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दी। अगले दिन सुबह मैं और करण बहुत खुश होकर अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। हम दोनों को एक साथ खुश देखकर पापा बहुत हैरान हुए, और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। वह भी करण की इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लग रहा था। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। करण मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और पापा हैरानी से करण को देख रहे थे। सिर्फ मैं और करण सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने और करण ने एक दूसरे से वादा किया था कि यह बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे, और मैं वही लड़की हूँ जिससे करण शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि अचानक करण पापा से कहने लगे, पापा, मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या आपने सोना को मेरी जिंदगी का साथी चुना? इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। करण यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गईं। वह कितनी देर करण को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग एक महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे करण की माँ का ख्याल आया, तो मैंने उससे पूछ लिया, करण, आपकी माँ कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना, और न ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नजर नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीर और पापा के अलग अलग शहरों की तस्वीर घर में जगह जगह लगी हुई है। मेरी बात सुनकर करण बोला, मेरी मम्मी पापा की शादी नहीं हुई थी, बल्कि वह दोनों परिवार का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे को स्टेटस को ऊंचा करने के लिए एक सौदा किया था। इन दोनों ने मंजूर दी थी और एक दूसरे को अपना लिया था। मम्मी अपने सोशल लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहती हैं। वह क्लब जाती, पार्टी करती रहती हैं, और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को 2 से 4 करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान ना चाहते हुए भी मैं पैदा हो गया। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था। वह अभी अपने पैरों में किसी तरह की बेड़ियां नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और मैं दुनिया में चला आया। फिर पैदा होने के कुछ दिन तक मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही दोबारा झगड़ा शुरू होने लगे। मम्मी को आपत्ति होती है, लेकिन पापा को कोई एतराज नहीं कि मैं जब घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद ही नहीं होती हो। क्यों? इस तरह करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस समय 8 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अपने से कम उम्र के लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता, तो वह नशे में घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते। लेकिन एक तो वह नशे में होते, और फिर दूसरी, मम्मी उन्हें ऐसा करने से रोक देती थी। और फिर एक दिन मम्मी ने तलाक के लिए बोल दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला, वह भागकर मम्मी के पास चले गए और मम्मी से मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिजनेस की 50% शेयर होल्डर मम्मी भी थी, और अगर मम्मी उनके स्थान से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर अड़ी रही। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था। वह पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया,
लेकिन मम्मी का वकील जीत गया। अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गया। साथ साथ पापा को मम्मी के 50% शेयर वापस करने पड़े। तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था और बहुत वक्त लगा उनको बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी। पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने सारे घर में मम्मी की तस्वीर भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ। मम्मी की बेवफाई और रोज रोज का झगड़ा मुझे भरोसा ख़त्म करते गए। मैं इस तरह की ज़िंदगी अपने लिए नहीं चाहता था, जिसे ना घर का ख्याल होता, अपने पति को, अपने बच्चों का, जैसे यह तो पता हो कि शाम को तैयार होकर बस क्लब जाना है, लेकिन यह ना पता हो कि शाम को उसका बेटा और उसका पति क्या कहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता था बस। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। मैं जा रहा था कि मुझे वह औरत मिले जो मेरी अटेंशन हो और प्यार की भूखी हो, मुझे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बना कर रखे, और जब अपने घर वापस आऊं तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करती मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम वही औरत हो जो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ला सकती हो। हालांकि मैं अपनी सोसाइटी में बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन वह सब की सब मम्मी की तरह ही थीं। मम्मी की तरह उनकी ज़िंदगी भी मम्मी की ज़िंदगी जैसी ही थी। जब मैं माइग्रेट होकर आया तो मुझे लगा कि मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। करण ने कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं उस और मुझे सीने से लगा लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि करण की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है और आगे की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपके दाहिनी तरफ एक बेल आइकन है, उसको दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको मेरी सारी की सारी कहानियाँ सबसे पहले आपके चैनल पे दिखाई दें। मिलते हैं इस तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। जय हिंद।